नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है कि नहीं। केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक में आप लोग को बता रहे थे केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर बेस, एसिड एवं सॉल्ट में। तो उसमें आज आप लोग को बता दिए थे कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, अम्ल किससे, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, अम्ल का गुण क्या होता है, क्षार के बारे में बताए थे है कि नहीं। अब समझेंगे अम्ल का जो अभिक्रिया, समझेंगे कि अम्ल जो होता है रासायनिक अभिक्रिया। पहले भौतिक गुण जान गए, अब इसका रासायनिक गुण जानेंगे कि अम्ल जो है किससे अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखे दोस्तों अम्ल के साथ अभिक्रिया, है कि नहीं। यानी अम्ल के साथ किसको अभिक्रिया कराएंगे, जैसे धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, धातु का कार्बोनेट हो गया, धातु का बाइकार्बोनेट हो गया, है कि नहीं। उसके साथ अगर जिसको हम अभिक्रिया कराते हैं तो वो क्या बनता है, जो समझिएगा, है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे जेडएन है, जेडएन को जिंक बोलते हैं, CO3 को कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CO3 को कार्बोनेट बोलते हैं, इसलिए जिंक कार्बोनेट इसको बोल सकते हैं दोस्तों, जिंक कार्बोनेट, है कि नहीं। ये आप लोग बखूबी रूप से जानते होंगे कि H2SO4 है तो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है कि नहीं। जब ये दोनों को इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या बनता है, ZnSO4, यानी जिंक सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है, जिंक सल्फेट। SO4 को सल्फेट बोलते हैं दोस्तों, तो ये SO4 सल्फेट बनाता है, साथ में जल बनाता है, प्लस में CO2 गैस निकलता है। तीर देख रहे हैं ऊपर की ओर निकल रहा है, इसके मतलब ये गैस CO2 गैस निकलता है कि नहीं। तो यहाँ पे कह रहा है कि धातु के जो कार्बोनेट होता है कि नहीं, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके धातु के कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, किसके साथ अभिक्रिया करके, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है दोस्तों, ये जो बनाता है वो होता है लवण। क्या था दोस्तों, लवण बनाता है, साथ में जल बनाता है, प्लस में, है कि नहीं, इधर CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो इसको समझिएगा कि जो धातु का कार्बोनेट हो, है कि नहीं, या बाइकार्बोनेट हो, है ना, दोनों एक ही होता है। धातु का कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, उसको जब अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो रासायनिक अभिक्रिया करके वो लवण और जल देगा, है कि जब आप परीक्षा दीजिएगा तो वहां भी मतलब MCQ क्वेश्चन में पूछ सकता है रासायनिक अभिक्रिया से कि जब अम्ल को धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन कराया जाता है तो क्या बनता है, अम्ल बनता है कि क्षार बनता है कि लवण बनता है कि नहीं। तो आप वहां पर विकल्प देगा, उसके हिसाब से इस चीज को आप बना सकते हैं। ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन है, आपसे एक ऑब्जेक्टिव बन सकता था, है कि नहीं, कि लवण और जल बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड ये निकलता है। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे जिंक कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया किया तो जिंक सल्फेट और जल और CO2 गैस निकाल रहा है। फिर दूसरा हम देखिए सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, है ना। जब इसको हम H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो Na2SO4 बनाता है, यानी सोडियम सल्फेट बना देता है। क्या बना देता है, सोडियम सल्फेट बना देता है, और साथ में जल बनाता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। आप देख सकते हैं, मुख्य रूप से आप इसको ध्यान रखिए, है कि नहीं। यही चीज आपको ये तीनों चीज, चारों समीकरण को समझाने में मदद करेगा, है कि नहीं। ये कार्बोनेट को जब अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ये दोनों जब मिलेगा, अभिक्रिया होगा, तो क्या बनेगा दोस्तों, ये बनेगा लवण और जल बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो ये चीज समझ में आ गया होगा दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको। नेक्स्ट आते हैं, ये आता है खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा बोलिए, है कि नहीं। उसका सूत्र होता है NaHCO3, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट नहीं दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट ये था, इसमें चूंकि H जुट गया था, इसलिए इसमें क्या बोलेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि खाने वाला सोडा इसको बोलते हैं, है कि नहीं। और इसको जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो साथ में हमको नमक मिलता है NaCl, और H2O और CO2 तो सब में निकलेगा ही निकलेगा, है कि नहीं। यानी इतना बस आपको माथा पेची नहीं करना है, कि नहीं, टेंशन नहीं लेना कि कैसे कैसे लिख दिया गया, क्या हो गया। बस आपको कोई एगो को समझ लेना है और उसको बस आपको ध्यान में रखना है। बाकी आप ये चीज को समझिए कि जब भी कोई धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट को जब हम अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, यानी एसिड्स के साथ जब रिएक्शन कराएंगे, तो वो जो बनेगा, है कि नहीं, वो बनेगा लवण और जल बनेगा। क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। समझ गया दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा कि धातु का कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है दोस्तों, है कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट समझते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है कि नहीं। उसके अगला के साथ क्या अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो धातु के कार्बोनेट को उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज समझ में आया होगा।
कलम है चंदन का। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट आगे समझते हैं, है कि नहीं। उसमें समझ गए कि धातु का जो कार्बोनेट होता है या बाई कार्बोनेट होता है, जो एसिड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है दोस्तों, वो एसिड के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है, जल बनाता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्पन्न करता है, जो तीर के चिन्ह से आपको निकल रहा था यहाँ पे, आप समझ गए। अब नेक्स्ट जो आता है दोस्तों धातु के जो ऑक्साइड होता है। अब धातु के जो ऑक्साइड होता है वो मूलतः भस्म होता है। क्या होता है दोस्तों, मूलतः भस्म होते हैं या मूलतः क्षार बोल सकते हैं। ये है क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्या है, क्यूप्रिक ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड बोल सकते हैं इसको, है कि नहीं। क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड को जब सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको क्या बोलते हैं दोस्त, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया जब करता है दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब इसको अभिक्रिया कराते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड को, है कि नहीं, रंग में काला होता है, तो ये कॉपर सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है, कॉपर सल्फेट, है कि नहीं। क्या बनाता है, कॉपर सल्फेट बनाता है, अब प्लस में जल बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों, अभिक्रिया करके कॉपर सल्फेट और जल बनाता है कि नहीं। यहाँ पे समझिएगा क्यूप्रिक ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया किया, ये ऑक्साइड है, ये अम्ल है, जब अभिक्रिया किया तो कॉपर सल्फेट बनाता है, प्लस में जल बनाता है। तो ये कॉपर सल्फेट का प्रकृति क्या होगा, अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, क्या होगा, है कि नहीं। तो इसका बेसिक सी बात है दोस्तों, जब ये अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएं कॉपर के ऑक्साइड के, तो ये भास्मिक प्रकृति का होता है। क्या होता है, भास्मिक प्रकृति का होता है। जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये जो बनेगा दोस्तों, ये बनेगा आपका लवण बनेगा। क्या बनेगा, लवण और जल बनाता है। समझ गए दोस्तों, धातु का ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। ठीक है दोस्तों, एक बेसिक से बात समझिए यहाँ पर, कोई भी धातु जब होता है कि जैसे मान लीजिए कि सोडियम एक धातु है। क्या है, सोडियम एक धातु है। सोडियम को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे, है कि नहीं, क्या कराएंगे, सोडियम को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या बनाता है दोस्तों, Na2O बनाता है। क्या बनाता है, Na2O, जिसे हम बोलते हैं, है कि नहीं, सोडियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं दोस्तों, सोडियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो ये सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करता है कि नहीं। अब ये धातु था और ये ऑक्सीजन था। जब धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो ये क्या है दोस्तों, है कि नहीं, सोडियम ऑक्साइड बनाया। तो अब ये पूछेगा प्रश्न कि Na2O या CaO पूछे, है कि नहीं, या ZnO पूछे, कोई भी धातु रहे, है कि नहीं, धातु का जो ऑक्साइड होता है दोस्तों वो मूलतः भस्म होता है। क्या होता है, मूलतः क्षारीय होता है और भास्मिक होता है। क्या होता है, भास्मिक, क्षारीय बोलिए या भास्मिक, दोनों एक ही है कि नहीं। धातु का जो ऑक्साइड होता है मूलतः भस्म होता है या क्षारीय होता है कि नहीं। तो उम्मीद करते होंगे दोस्तों आपको ये चीज समझ में आ गया होगा बेहतरीन तरीका से, है कि नहीं, कि धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा धातु का ऑक्साइड तो क्या बनाएगा, ये चीज आपको बता दें। कार्बोनेट के साथ अम्ल अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएंगे, ये चीज आपको पता चल गया। अब आइए नेक्स्ट समझते हैं, आप लोग को बताते हैं, है कि नहीं। तो दोस्तों नेक्स्ट समझते हैं आपको, है कि नहीं। उधर आपको बता दिए कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, धातु को ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अब यहाँ पे समझिए कि अगर जो अम्ल का अभिक्रिया क्षार के साथ कराएं, किसको कराएं, है कि नहीं, अगर जो अम्ल का अभिक्रिया, जिसे जो अम्ल होता है ना, है कि नहीं, अम्ल का अभिक्रिया यानी बोले तो एसिड के साथ अभिक्रिया क्षार के साथ कराएं, किसको कराएं, तो क्या बनाता है, तो बनाता है दोस्तों, तो भी लवण और जल ही बनाता है। क्या बनाता है, लवण और जल का ही निर्माण करता है। तो यहाँ पे समझिएगा, तो NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक प्रकार का भस्म है या क्षार बोल सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको हम दोस्तों, है कि नहीं, HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड, है कि नहीं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ऐसे बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोल सकते हैं। तो जब इसको अम्ल को जब क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो साथ में NaCl बनाता है, जिसे हम लोग साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, या उसका दूसरा नाम होता है साधारण नमक बोलते हैं। प्लस में, है कि नहीं, क्या बनाता है, H2O बनाता है। क्या बनाता है,
H2O, है कि नहीं। तो यहाँ पे समझिए कि अम्ल जो है जब क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, लवण और जल बना रहा है कि नहीं। यानी ये जो है दोस्तों प्रबल भस्म है और प्रबल अम्ल है। जब प्रबल भस्म और प्रबल अम्ल जब अभिक्रिया करता है तो NaCl का निर्माण करता है, साथ में जल का भी निर्माण करता है। तो इस अभिक्रिया को चैप्टर नंबर 1 में आप लोग को बताए थे कि इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, है कि नहीं। अगर जो आप लोग को पता है दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में इसको बता सकते हैं जब आपको, कि जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, है कि नहीं। आप लोग को बताए थे, है कि नहीं। फिर से एक बार आपको रिकॉल करा देते हैं। इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहला चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट था और यहाँ भी ये चीज आ गया तो यहाँ भी ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अम्ल क्षार में पढ़ना है। जब फिर आपको धातु अधातु चैप्टर में ले जाएगा तो वहां भी ये चीज आएगा, है कि नहीं। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आगे जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है कि नहीं। जो कि आप कंपटीशन लेवल में पढ़िएगा तो वहां भी आपसे ये चीज पूछा जाता है, जो आता है पीएच। क्या आता है, पीएच, है कि नहीं। अक्सर पूछ लिया जाता है कि पीएच का मान कितना होता है ना, दूध का पीएच मान कितना होता है, पानी का पीएच मान कितना होता है। तो हर एक चीज आपको यहाँ पर अभी बताएंगे, तो इसको समझिए पहले पीएच होता क्या है कि नहीं। पहले बार समझिए कि ये पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है कि नहीं। इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, है कि नहीं। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इसका ओरिजिनल फुल फॉर्म होता है कि नहीं। पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, या दूसरा भी एक होता है इसका फुल फॉर्म, है कि नहीं, वो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये भी इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, है कि नहीं। दोनों एक ही है कि नहीं। पोटेंशियल को ही पावर कहते हैं, है कि नहीं। ऑफ तो आप समझ ही रहे हैं, हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोलिए या पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसका फुल फॉर्म होता है कि नहीं। ये पीएच क्या होता है कि नहीं। पीएच बताता है, पीएच जो बताता है कोई भी पदार्थ जो है या कोई भी विलयन जो है कि नहीं, वो क्या है, अम्ल है, ये क्षार है या लवण है। तो ये बताता है आपका, क्या बताता है, पीएच मान जो है। कोई भी पदार्थ अम्ल है, अम्ल बोले तो खट्टा समझिएगा, क्षार बोलेंगे तो आप कड़वा समझिएगा, और लवण बोलेंगे तो आप, है ना, न्यूट्रल समझिएगा, ठीक है ना। ये पीएच मान ये बताता है कि नहीं। तो इसको किसने दिया, ये भी पूछता है प्रश्न कि पीएच मान किसने दिया दोस्तों। तो ये पीएच जो मान दिए थे उस वैज्ञानिक के नाम था सोरेनसन। क्या नाम था, सोरेनसन, सोरेनसन, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने, है कि नहीं, 1909 में इस चीज को उन्होंने दिया था, है कि नहीं। तो पीएच मान किसने दिया दोस्तों, तो पीएच मान सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया, है कि नहीं। कब दिया दोस्तों, तो 1909 में दिया। ये पीएच होता क्या है दोस्तों, तो पीएच एक प्रकार का स्केल होता है। क्या होता है, स्केल होता है दोस्तों। अब इसको समझिए, स्केल ही मेन है कि नहीं। इसको बढ़िया से आपको, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, है कि नहीं। उसके बाद आपको एक स्केल बनाते हैं यहाँ पर, समझिएगा, है कि नहीं। अब स्केल के बीचों बीच में ऐसे घिस देते हैं दोस्तों, है कि नहीं। अब इस स्केल जो वैज्ञानिक ने दिए थे, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक जो स्केल दिए, उस स्केल पे जो मान दिए थे वो मान था 0 से लेकर के 14 तक। कहां था, 0 से लेकर के 14 तक मान उन्होंने दिए थे, वैज्ञानिक नहीं दिए थे, है कि नहीं। उन्होंने बोला था कि बीच में जो होगा क्या होगा, 7 होगा। क्या होगा, 7 होगा। और जिस भी विलयन का पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होगा। क्या होगा, 7 से कम होगा, 7 से कम। अगर जो 7 से कम होगा तो क्या होगा, अम्ल होगा। क्या होगा दोस्तों, अगर जो विलयन का, किसी भी विलयन का पीएच मान 7 से कम है, अगर जो 1 पॉइंट भी कम है ना, तो समझिए कि वो अम्ल होगा। क्या होगा, वो अम्ल होगा। और जो 7 से जितना ज्यादा जाएगा, है कि नहीं, इधर, तो वो क्या होगा, 7 से ज्यादा, 7 से ज्यादा अगर जो होगा या अधिक होगा तो वो क्या होगा दोस्तों, क्षार होगा या भस्म होगा। क्या होगा, क्षार होगा या भस्म होगा, है कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। लेकिन ये चीज तो आपको पता चल गया
कि अगर जो 7 से कम होगा तो अम्ल होगा, 7 से ज्यादा होगा तो क्षार होगा, लेकिन एग्जैक्ट पूरा 7 होगा तो उससे क्या होगा दोस्तों, अगर जो पूरा पूरा 7 होगा तो वो नहीं अम्ल होगा नहीं क्षार होगा, बल्कि वो होगा उदासीन होगा। क्या होगा, उदासीन होगा। क्या होगा दोस्तों, उदासीन होगा। इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं। इस पे मान दर्ज कर देते हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 और 7, है कि नहीं। इधर 8 9 10 11 12 13 14, है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13, है कि नहीं। तो यही स्केल जो इस वैज्ञानिक ने दिए थे दोस्तों, ये सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने स्केल दिए थे, जिस स्केल पे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि जो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक जो पीएच स्केल दिए थे उसमें मान कितना होता है, 1 से लेकर 14 तक, ये 0 से लेकर 7 तक, है कि नहीं। ऑप्शन आपको दे देगा, है कि नहीं, कि 1 से लेकर के 7 तक होता है, कि 0 से लेकर के 7 तक होता है, कि 0 से लेकर 14 तक होता है, कि 1 से लेकर 14 तक होता है कि नहीं। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, उसमें 0 से लेकर के 14 तक आप उसको टिक मारिएगा, है कि नहीं। अगर जो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो विलयन का प्रवृत्ति कैसा होगा, क्षारीय होगा, अम्लीय होगा, उदासीन होगा या प्रबल क्षारीय होगा, तो आप उसमें बता सकते हैं जिसका 7 से कम होगा वो बिल्कुल क्षारीय थी, अम्लीय होगा। क्या होगा दोस्तों, अम्लीय होगा। और जिसका 7 से ज्यादा होगा वो क्षारीय होगा, जो बिल्कुल 7 के बराबर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका उदासीन हो जाएगा, है कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं आपको पीएच स्केल समझ में आया होगा। इसके बाद इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आपको आगे आपको बताते हैं, है कि नहीं, कि कौन विलयन का किसका कितना पीएच मान होता है। जो आपका एनसीईआरटी किताब में भी दिया है वो चीज को भी आपको समझना जरूरी है कि नहीं। तो बताते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन जो है कुछ कुछ पूछता है, कुछ कुछ क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में, है कि नहीं, कि विलयन का कुछ का पीएच मान कितना होता है। जैसे पेट में जो हमारा अम्ल जो आता है कि नहीं, पेट में जो हम लोग का जो पेट में अम्ल बनता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, है कि नहीं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, उसको HCl बोलते हैं। क्या बोलते हैं, HCl, या इसको जठर रस भी बोलते हैं, है कि नहीं। जब आप ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो वहां पे आएगा एक जठर रस, जठर रस आएगा, है ना। तो जठर रस का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, तो जठर रस का जो पीएच मान होता है, पीएच मान जो होता है दोस्तों, जठर रस का पीएच मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, जठर रस का पीएच मान कितना होता है, 1 होता है कि नहीं। उसके बाद आप लोग जाते होंगे मार्केट में नींबू लाने के लिए, है कि नहीं, जिसे इंग्लिश में लेमन बोलते हैं। तो ये नींबू का पीएच मान कितना होता है कि नहीं, आपका बुक में दे दिया है। तो नींबू का जो पीएच मान होता है दोस्तों 2.8 होता है कि नहीं। 2.4 से लेकर के 2.8 होता है कि नहीं। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। फिर एक सिरका होता है जिसे विनेगर बोलते हैं, सिरका का पीएच मान 3 होता है। क्या होता है, 3 होता है दोस्तों। क्या होता है, 3 होता है। उसके बाद फिर पूछता है दोस्तों, सिरका हो गया आपका, फिर पूछता है पेशाब का पीएच मान कितना होता है। ये भी बहुत वीवीआई है। पेशाब का जो पीएच मान होता है दोस्तों वो 6.5 होता है। 7 से कम है कि नहीं है तो ये अम्ल हो जाएगा, है कि नहीं। एक और पूछता है आपका दोस्तों कि दूध का पीएच मान कितना होता है। तो दूध का जो पीएच मान होता है दोस्तों वो होता है, ये भी 6.5 के आसपास होता है। समझ गए दोस्तों, है कि नहीं। उसके बाद एक और पूछता है कि नमक का पीएच मान कितना होता है, समुद्री, है ना, नमक, नमक बोलिए या जल बोलिए। तो जल का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, नहीं 7 से कम होता है, नहीं 7 से ज्यादा होता है, बल्कि पूरा पूरी ये 7 होता है। फिर एक और पूछता है कि जो खून होता है, ब्लड, रक्त का जो पीएच मान होता है दोस्तों 7.4। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे कुछ चीज था जो आप लोग को बता दिए कि किसका पीएच मान कितना होता है कि नहीं। तो ये चीज समझ गए दोस्तों। उसके बाद एक चीज और पूछता है, चूना जल। क्या पूछता है, चूना जल। वही चूना की बात किया जा रहा है दोस्तों जिससे घर पोता जाता है। चूना जल का पीएच मान कितना होता है, तो चूना जल का जो पीएच मान होता है दोस्तों 11 होता है। क्या होता है, 11 होता है। उसके बाद एक पॉइंट और समझिएगा कि जो हमारा शरीर है कि नहीं, हमारा शरीर में जो मुंह होता है, मुंह में क्या होता है, उसका जो पीएच मान होता है कि नहीं, 5.5 से 5.8 के बीच, क्या इस प्रास के बीच में मतलब मुंह में काम करता है
है कि नहीं। इसलिए डेली सुबह उठ करके हम जो ब्रश करते हैं, पेस्ट करते हैं, वो क्षारीय होता है। जब उसे हम पेस्ट करते हैं तो यहाँ जो अम्लीय भाग होता है मुंह में, है कि नहीं, वो क्या हो जाता है, उसको उदासीन करके सही कर देता है। अगर जो आप मुंह नहीं धोइएगा तो आपका दांत पीला होने लगेगा, दांत सड़ जाएगा जल्दी, है कि नहीं। तो यहाँ पे ये चीज को समझिएगा, है कि नहीं।